Hello students, Namaskar. Myself Mahavir Prasad. Welcome to all of you in my biology online class. स्टूडेंट्स फोटोसिंथेसिस के बारे में स्टडी कर रहे थे अपन। प्रीवियस वीडियो में हमने फोटोसिंथेसिस के रिलेटेड फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड फोटोपिगमेंट के बारे में स्टडी की थी। ठीक है, समझे होंगे आप। और यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देखिएगा जरूर। फोटोसिंथेसिस पिगमेंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे नेचर ऑफ लाइट कि लाइट फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत लाइट का वेरी इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल है लाइट का, इसलिए लाइट की नेचर के बारे में आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे। तो देखिए, नेचर ऑफ लाइट या प्रकाश की प्रकृति। देखिए, सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है, सूर्य से आने वाला प्रकाश वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गति करता है सूर्य का प्रकाश। अब इन तरंग के दो कर्मागत सरंग और दो कर्मागत जो गर्त होती है, दो कर्मागत सरंग और दो कर्मागत गर्त, उनके बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक है, इस तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से डिनोट करते हैं। लैम्डा। ठीक है स्टूडेंट्स, तरंग की ऊर्जा जो होती है वो तरंग दैर्ध्य की व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तरंग की ऊर्जा तरंग दैर्ध्य की व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी अधिक तरंग दैर्ध्य वाली जो तरंग है उसमें कम ऊर्जा होती है और कम तरंग दैर्ध्य वाली जो तरंग होती है उसमें अधिक ऊर्जा निहित होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड। यानी तरंग की जो ऊर्जा है, तरंग की ऊर्जा वो तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तरंग दैर्ध्य क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, यानी अधिक ऊर्जा वाली तरंग की तरंग दैर्ध्य कम होती है और कम ऊर्जा वाली तरंग की जो तरंग दैर्ध्य है वो अधिक होती है। ठीक है, यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट बात कि सूर्य का जो प्रकाश है वो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गति करता है। ठीक है ना। अब इन तरंगों का जो दृश्यमान भाग है, जो दृश्यमान क्षेत्र है, ठीक है ना, इन विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो दृश्यमान क्षेत्र है उसको प्रकाश या दृश्यमान वर्णक्रम या विजिबल लाइट, ठीक है ना, तरंगों का जो दृश्यमान क्षेत्र है, तरंगों के दृश्यमान क्षेत्र को ही क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं, जिसको हम देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तरंगों का दृश्यमान क्षेत्र प्रकाश या दृश्यमान वर्णक्रम कहलाता है। दृश्यमान वर्णक्रम। ठीक है स्टूडेंट्स, विजिबल स्पेक्ट्रम। ठीक है ना, दृश्यमान स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक है, दृश्यमान स्पेक्ट्रम। अब इस प्रकाश को विभिन्न सात रंगों के अंदर विभक्त किया जा सकता है। ठीक है, इस दृश्यमान प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त किया जा सकता है। इस दृश्यमान प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य प्रास है, दृश्यमान प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जो प्रास है वो 390 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर तक होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, दृश्यमान प्रकाश की तरंग दैर्ध्य प्रास 390 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर तक होती है। ठीक है ना। इसमें जो अधिक तरंग दैर्ध्य वाला जो रंग है वो होता है लाल। यानी इसमें लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य है, यानी 7 रंगों में नहीं विभक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य है ना वो सबसे अधिक होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य होती है 660 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर तक। ठीक है स्टूडेंट्स,
यानी लाल रंग की दृश्यमान प्रकाश के जो लाल रंग की तरंगे हैं, जो लाल रंग का प्रकाश है उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, 660 से 780 नैनोमीटर तक होती है। और जो बैंगनी रंग का प्रकाश है, बैंगनी रंग के प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे कम होती है। ठीक है स्टूडेंट्स। बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। इनकी तरंग दैर्ध्य 390 नैनोमीटर से 460 नैनोमीटर तक होती है। ठीक है, यानी बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम और लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। ठीक है, अब लाल रंग से अधिक तरंग दैर्ध्य का जो क्षेत्र है, ठीक है, लाल रंग से अधिक तरंग दैर्ध्य का जो क्षेत्र है उसको अवरक्त क्षेत्र कहते हैं, इंफ्रारेड रीजन कहते हैं, इंफ्रारेड रीजन, अवरक्त क्षेत्र, इंफ्रारेड रीजन कहते हैं। लाल रंग से अधिक तरंग दैर्ध्य वाला जो क्षेत्र है, लाल रंग से अधिक तरंग दैर्ध्य वाले क्षेत्र को क्या कहेंगे, इंफ्रारेड यानी अवरक्त क्षेत्र कहेंगे। और बैंगनी रंग से कम तरंग दैर्ध्य वाला, बैंगनी रंग से कम तरंग दैर्ध्य वाला जो क्षेत्र है उसको पैराबैंगनी क्षेत्र या अल्ट्रावायलेट रीजन कहेंगे। ठीक है, बैंगनी रंग से कम तरंग दैर्ध्य वाला, बैंगनी रंग से कम तरंग दैर्ध्य वाला क्षेत्र, ठीक है, कम तरंग दैर्ध्य वाला क्षेत्र पैराबैंगनी क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाएगा, पैराबैंगनी क्षेत्र। ठीक है स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड। बैंगनी रंग से कम तरंग दैर्ध्य वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा, पैराबैंगनी क्षेत्र। और लाल रंग से अधिक तरंग दैर्ध्य वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा, अवरक्त क्षेत्र या इंफ्रारेड। इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट रीजन, दो रीजन बन गए इनमें क्वेश्चन। ठीक है ना, ऊपर वाला अधिक वाला क्या है, इंफ्रारेड, ठीक है, और कम वाला क्या है, अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट। ठीक है स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड। अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड ये दो रीजन होते हैं, जो कि इंफ्रारेड है वो लाल रंग से अधिक तरंग दैर्ध्य वाला क्षेत्र है, और जो अल्ट्रावायलेट है वो बैंगनी रंग से कम तरंग दैर्ध्य वाला क्षेत्र है। देखिए, प्रकाश की किरणों में, प्रकाश की जो तरंगें होती हैं, प्रकाश की जो किरणें होती हैं, इनमें उच्च ऊर्जा वाले कण भी पाए जाते हैं। ठीक है ना, प्रकाश की किरणों में उच्च ऊर्जा वाले कण पाए जाते हैं, ठीक है ना, जिन्हें फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोन। ठीक है, यानी प्रकाश की किरणों में उच्च ऊर्जा के कुछ कण पाए जाते हैं, उन कणों को क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। और एक फोटोन में निहित ऊर्जा, एक फोटोन में निहित ऊर्जा को क्वांटम कहते हैं, क्वांटम। क्या कहेंगे, क्वांटम। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, क्वांटम। एक फोटोन में निहित ऊर्जा को क्या कहते हैं, क्वांटम कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसमें CO2 के एक अणु के अपचयन के लिए, CO2 के एक अणु के अपचयन के लिए 8 फोटोन अणुओं की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिसे प्रकाश संश्लेषण की क्वांटम आवश्यकता कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्वांटम आवश्यकता यानी प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रोसीजर में CO2 की रिडक्शन के लिए 8 फोटोन मॉलिक्यूल की नीड होती है। इन 8 फोटोन मॉलिक्यूल को प्रकाश संश्लेषण की क्वांटम आवश्यकता या क्वांटम नीड कहा जाता है, क्वांटम आवश्यकता। ठीक है, ओके, यू अंडरस्टैंड, क्वांटम आवश्यकता। इस प्रकार से प्रकाश की जो प्रकृति है, प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, तरंगीय प्रकृति है। एक डी ब्रोगली नाम का एक साइंटिस्ट था, डी ब्रोगली, ठीक है, उन्होंने प्रकाश की द्वैत प्रकृति बताई थी, ये बात को ध्यान रखना।
द्वैत प्रकृति कि प्रकाश जो है वो तरंग के रूप में भी गति करता है और प्रकाश कणी के रूप में भी कण के रूप में भी गति करता है। मतलब तरंगीय प्रकृति भी बताई थी उन्होंने इसकी और कणीय प्रकृति भी बताई थी, ठीक है ना। लेकिन मुख्य जो है प्रकाश की प्रकृति वो तरंगीय प्रकृति मानी जाती है, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्रकाश गति करता है, ठीक है। और इसका जो दृश्यमान क्षेत्र है, जो विजिबल स्पेक्ट्रम है प्रकाश का, उस विजिबल स्पेक्ट्रम की जो तरंगदैर्ध्य प्रास है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने लायक है, 390 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर तक होती है। यह बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो प्रकाश का फोटोसिंथेसिस के लिए प्रकाश का बहुत ही बड़ा रोल होता है, लाइट का बहुत बड़ा रोल होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है कि सबसे पहले जो फोटो पिगमेंट है, सबसे पहले फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट होते हैं जैसे क्लोरोफिल है, ठीक है ना, या अदर जो हेल्पर जो पिगमेंट होते हैं, सहायक वर्णक होते हैं, वो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं? लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और लाइट को एब्जॉर्ब करके वो उत्तेजित होते हैं, एक्साइटेड होते हैं। एक्साइटेड होने के बाद उस लाइट की उपस्थिति में जल का प्रकाशिक अपघटन होता है, ठीक है ना। यानी सबसे पहले फोटोसिंथेसिस की प्रोसीजर में सबसे पहले लाइट का ही एब्जॉर्प्शन किया जाता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के द्वारा, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर लाइट एब्जॉर्ब होने के बाद जल का प्रकाशिक अपघटन होता है, ठीक है ना। अब जल के प्रकाशिक अपघटन से क्या होगा, O2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन मुक्त होता है। इलेक्ट्रॉन H+ और ऑक्सीजन ये मुक्त होते हैं जल के प्रकाशिक अपघटन से, ठीक है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला से के अंतर्गत, ठीक है, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला के अंतर्गत फोटो सिस्टम के विभिन्न ग्राहियों से होते हुए प्रवाहित तो होते हैं, जिसे एटीपी NADPH2 के रूप में ऊर्जा का संग्रहण होता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इस ऊर्जा का उपयोग जो एटीपी और NADPH2 के रूप में ऊर्जा का जो संग्रहण होता है, इस ऊर्जा का उपयोग CO2 के अपचयन के लिए किया जाता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। CO2 का अपचयन अप्रकाशिक अभिक्रिया में होता है और NADPH2 और एटीपी का निर्माण प्रकाशिक अभिक्रिया में होता है। जल का प्रकाशिक अपघटन प्रकाशिक अभिक्रिया में होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और यह बात अपन ने पढ़ी है कि प्रकाशिक अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि को 2 चरणों में डिवाइड किया गया है, प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया प्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के ग्रेनम वाले भाग में होती है और अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा वाले भाग में होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस प्रकार से सारांश देखें, इस रिएक्शन का जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, इसको ऑक्सीकरण अपचयन रिएक्शन यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी बोलते हैं। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं इसको, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहा जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी इसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें दोनों प्रोसीजर हो रही है, ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है। ऑक्सीकरण किसका होगा? ऑक्सीकरण होगा जल का, और अपचयन किसका होगा? CO2 का अपचयन होगा, ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस की प्रोसीजर में जल का ऑक्सीडेशन और CO2 का रिडक्शन, जल का वाटर का ऑक्सीडेशन और CO2 का रिडक्शन, इसलिए इस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहा जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थी नेचर ऑफ लाइट की बात। इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें वो याद रखने लायक हैं, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, ठीक है ना। जैसे दृश्यमान विजिबल जो स्पेक्ट्रम है उसकी तरंगदैर्ध्य प्रास, ठीक है, लाल रंग की जो तरंगदैर्ध्य प्रास है 660 से 780 नैनोमीटर होती है, और बैंगनी रंग की जो तरंगदैर्ध्य प्रास है वो 390 नैनोमीटर से 460 नैनोमीटर होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब लाल रंग से अधिक तरंगदैर्ध्य वाला जो क्षेत्र है उसको इंफ्रारेड रीजन कहते हैं, और बैंगनी रंग से कम तरंगदैर्ध्य वाला जो क्षेत्र है उसको अल्ट्रावायलेट रीजन कहते हैं,
ठीक है स्टूडेंट्स। और एक फोटोन में निहित जो ऊर्जा होती है उसको क्वांटम कहेंगे, ठीक है। और प्रकाश की किरणों में एक उच्च ऊर्जा का कण पाया जाता है, उच्च ऊर्जा का कण पाया जाता है, उस कण को फोटोन कहते हैं। और प्रति फोटोन में जो निहित ऊर्जा है उस ऊर्जा को क्या कहेंगे, क्वांटम कहेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्रकाश संश्लेषण में CO2 के अपचयन के लिए CO2 के अपचयन के लिए 8 फोटोन मॉलिक्यूल की आवश्यकता होती है, जिसे फोटोसिंथेसिस की क्वांटम आवश्यकता या क्वांटम नीड कहा जाता है, ठीक है। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका है नेचर ऑफ लाइट का, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि के बारे में, इसके चरणों के बारे में, प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रियाओं के बारे में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। ओके, एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जो आने वाले नए वीडियोज हैं उनकी जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए, ठीक है। आगे एक से बढ़कर एक अच्छे से अच्छे वीडियो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। हमारे साथ आप ऐसे ही जुड़ते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। ओके, थैंक्स ए लॉट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।